कब से कब तक की ईस्वी को मानी जाती है, उसमें कितने सारे वंश हैं, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासन को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक थे, खिलजी वंश 1290 से 1320 वर्ष, और उसके बाद तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, तथा लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान के थे। राजधानी देखी जाए तो दिल्ली 9वीं से 12वीं सदी तक, लाहौर 1206 से 1210 तक, बदायूं 1210 से 1214 तक, दौलताबाद 1327 से 1334 तक। इनकी जो भाषाएं थी देवनागरी, हिंदी, फारसी बोली जाती थी। धार्मिक समूह थे सुन्नी इस्लाम। और इनकी शासन की अगर बात करें तो सल्तनत थी 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम, ऐतिहासिक उप मध्यकालीन, स्थापित 12 जून 1206 को शुरुआती वर्ष अगर हो तो। अमरोहा का युद्ध हुआ था 20 दिसंबर 1305 को और अंत हुआ था। और पानीपत का जो युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा लिया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ कालखंडों हैं जहाँ किसी महिला ने सत्ता संभाली। 1526 में मुगल सुल्तान द्वारा इस साम्राज्य का अंत हुआ। इसकी अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया से हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर सेना द्वारा जो फारस और मध्य एशिया से आए थे, व्यापक स्तर पर हमले होने लगे। उसके बाद इनमें से महमूद गजनवी ने सिंधु नदी के पूर्व में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक 17 बार लूटा। मोहम्मद गजनवी अपने साम्राज्य को पश्चिम पंजाब तक ही बढ़ा सका, परंतु वह भारत में अस्थायी इस्लामिक शासन स्थापित ना कर सके। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमले करना आरंभ किया। उसने अपने उद्देश्य के तहत इस्लामिक शासन को बढ़ाना शुरू किया। गौरी एक सुन्नी मुसलमान था जिसने अपने साम्राज्य को पूर्वी सिंध नदी तक बढ़ाया और सल्तनत काल की नींव डाली। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में सल्तनत काल को 1192 से 1526 तक बताया गया। 1206 में गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम, एक ममलूक अरबी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे वंश की बात करें तो ममलूक या गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क का था। उसने गुलाम होने के कारण इस वंश का नाम गुलाम वंश भी रखा था। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि रणथंभौर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत से बहुत से कमजोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना भी शामिल है। यह कर्म गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया, के सत्ता के संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलाद उन दिन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वत इस्लाम, जिसका अर्थ है इस्लाम की शक्ति, मस्जिद का निर्माण शुरू किया, जो आज यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा आगे बढ़ाया और पूर्ण कराया गया। गुलाम वंश के शासन के दौरान बहुत से अफगान और फारस के अमीरों ने भारत में शरण ली और बस गए। अगर खिलजी की बात करें तो इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। उसने कैकुबाद को तुर्क, अफगान और फारस के अमीरों के इशारे पर हत्या की। जलालुद्दीन खिलजी मूल रूप से अफगान तुर्क मूल का था। उसने 6 वर्ष तक शासन किया। उसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद जूना खान ने कर दी। जूना खान की बाद में अलाउद्दीन खिलजी नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान का आरंभ
कारा जागीर के सूबेदार के रूप में की, जहां से उसने मलवा और देवगिरी पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। अपनी सत्ता पाने के बाद उसने अपने सैन्य अभियान दक्षिण भारत में भी चलाया। उसके गुजरात, मलवा, रणथंभौर और चित्तौड़ को अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसने जीत का जश्न थोड़े समय तक रहा, क्योंकि मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी सीमा से लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया। मंगोलों लूटमार के पश्चात वापस लौट गए और छापे मारने में भी बंद कर दिए। मंगोलों के वापस लौटने के पश्चात अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मालिक काफूर और खुसरो खान की मदद से दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और भारी मात्रा में लूट का सामान एकत्र किया। उसके सेनापति ने लूट के सामान एकत्र किए और उस पर धनिया युद्ध की लूट कर चुकाया, जिससे खिलजी साम्राज्य को मजबूती मिली। इन लूटों ने उसे वारगल की लूट में अब तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर भी मिला। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में बदलाव किया। उसने अनाज और कृषि उत्पादों पर कृषि पर 20% से बढ़ाकर 50% दिया। स्थानीय अधिकारी द्वारा एकत्र करों पर दलाली को खत्म किया। उसने अधिकारियों, कवियों और विद्वानों के वेतन काटने शुरू कर दिए। उसकी इस कर नीति से खजाने को भर दिया, जिससे उपयोग कर उस सेनापति को मजबूत करने में किया। उसने सभी कृषि उत्पादों और माल की कीमतों के निर्धारण के लिए एक योजना की पेशकश की। कौन सा माल बेचना, कौन सा, इस पर उसका नियंत्रण था। उसने सहाना मंडी नाम से कई मंडियां भी बनवाई। मुस्लिम व्यापारियों को इस मंडी का विशेष परमिट दिया जाता था। उनका इन मंडियों पर एकाधिकार भी था। जो इन मंडियों में तनाव फैलाते थे उन्हें मांस काटने जैसी कड़ी सजा मिलती थी। फसलों पर लिया जाने वाला कर सीधे राजकोष में जाता था। इस कारण अकाल के समय उनके सैनिकों की रसद में कटौती नहीं होती थी। अलाउद्दीन अपने जीते हुए साम्राज्यों के लोगों पर कुर्ता करने के लिए भी मशहूर है। इतिहासकारों ने उसे तानाशाह तक कहा। अलाउद्दीन को यदि उसके खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्र का पता लग जाता तो उस व्यक्ति को पूरे परिवार के सहित मार डालता। 1298 में उसके डर के कारण दिल्ली के आसपास एक दिन में करीब 15,000 से लेकर 30,000 लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1316 में उसके सेनापति मलिक काफूर, जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और बाद में इस्लाम स्वीकार किया था, सत्ता हथियाने का प्रयास किया, परंतु उसे अफगान और फारस के अमीरों का समर्थन नहीं मिला। मालिक काफूर मारा गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन का 18 वर्षीय पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। उसने 4 वर्ष तक शासन किया और खुसरो शाह द्वारा मारा गया। खुसरो शाह शासन कुछ महीनों में समाप्त हो गया। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1414 तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक, जिसने अपने को गयासुद्दीन तुगलक के रूप में पेश किया, वह मूल रूप से तुर्क भारतीय था, जिसके पिता तुर्क और मां हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली के समीप एक नया नगर तुगलकाबाद बसाया। कुछ इतिहासकारों या ऐसे बोले जैसे विंसेंट स्मिथ के अनुसार वह अपना पुत्र जूना खान द्वारा मारा गया, जिसे 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त थी। जूना खान ने स्वयं को मोहम्मद बिन तुगलक के पेश किया और 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। उसके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल रहा। इसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान था। उसने कुरान, फिक, कविताओं और अन्य क्षेत्रों की व्यापक जानकारियाँ थी। वह अपने नाते रिश्तेदारों, वजीरों पर हमेशा संदेह करता था, अपने हर शत्रु को गंभीरता से लेता था। कई ऐसे निर्णय लिए जिसमें आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल हो गए। उदाहरण के लिए उसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों को ढलवाने का आदेश किया। यह निर्णय असफल साबित हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में जाली सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया और इससे अपना जजिया कर चुकाने लगे। एक अन्य निर्णय के तहत उसने अपनी राजधानी दिल्ली में महाराष्ट्र के देवगिरी, इसका नाम बदलकर उसने दौलताबाद कर दिया, स्थानांतरित कर दिया तथा दिल्ली के लोगों को दौलताबाद स्थानांतरित होने के लिए जबरन दबाव डाला। जो स्थानांतरित हुए उनकी मार्ग में मृत्यु हो गई। राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय गलत साबित हुआ, क्योंकि दौलताबाद एक शुष्क स्थान था, जिसका कारण वहां पर जनसंख्या के अनुसार पीने का पानी बहुत कम उपलब्ध था। राजधानी को फिर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के इस आदेश के कारण बड़ी संख्या में आए दिल्ली के मुसलमान दिल्ली वापस नहीं लौटे। मुस्लिमों के दिल्ली छोड़कर दक्कन जाने के कारण भारत के मध्य और दक्षिण भागों में मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई। मोहम्मद बिन तुगलक के इस फैसले के कारण दक्कन क्षेत्र के कई हिंदू और जैन मंदिर तोड़ गए और उन्हें अपवित्र किया गया। उदाहरण के लिए स्वयंभू शिव मंदिर का 1000 खंभा मंदिर। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ 1327 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ हो गए। यह लगातार जारी रहे। इसके कारण उसके सल्तनत का भौगोलिक क्षेत्रफल सिकुड़ता गया। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जो कि दिल्ली सल्तनत द्वारा होने वाले आक्रमणों का मजबूती से प्रतिकार करने लगा।
1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन पर आक्रमण करने का आदेश दिया और अपनी सेनाओं को हिमालय पर्वत से गुजरने का आदेश दिया। इस यात्रा में कुछ ही सैनिक जीवित बच पाए। जीवित बचकर लौटने वाले असफल होकर लौटे। उनके राज में 1329 से 32 के दौरान उसने अपने तांबे के सिक्के चलाए जाने के निर्णय के कारण राजस्व को भारी क्षति हुई। उसने इस क्षति को पूर्ण करने के लिए करों में भारी वृद्धि की। 1338 में उसके अपने भतीजे में मालवा में बगावत कर दी, जिस पर उसने हमला किया और उसकी खाल उतार दी। 1339 से पूर्व भागों में मुस्लिम सूबेदारों और दक्षिण भागों में हिंदू राजाओं ने बगावत का झंडा बुलंद किया और दिल्ली सल्तनत से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के पास इन बगावतों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे, जिससे उसका साम्राज्य सिकुड़ता गया। इतिहासकार वाल्फोर्ड ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत को सर्वाधिक अकाल झेलने पड़े। जब उसने ताम्र और स्तूपों के सिक्कों का परीक्षण किया और 1347 में बाहमनी साम्राज्य सल्तनत में स्वतंत्र हो गया और सल्तनत के मुकाबले दक्षिण एशिया में एक नया मुस्लिम साम्राज्य बन गया।